न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। एक बार फिर से मंकी पॉक्स का जो खतरा है वो बढ़ने लगा है। देश में अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी इसको लेकर काफी सक्रिय है, तैयार है, ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की और उधर कई अलग अलग जगहों से बंदर के काटने की खबर भी आ रही है। इसी पर आज हम बात करेंगे। शहर शहर मंकी का डर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। बैठक में लंबी चर्चा के बाद WHO ने यह फैसला लिया है। मंकी पॉक्स अब तक 80 देशों में फैल चुका है। भारत में अब तक इस वायरस के 4 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेश में भी मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ने लगा है। कोरोना की तरह मंकी पॉक्स भी नाक, आंख और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करता है। एक तरफ जहां मंकी पॉक्स को लेकर पूरे देश में अलर्ट है, तो वहीं अलग अलग शहरों में बंदरों के काटने की घटनाएं भी लोगों का खौफ बढ़ा रही हैं। जंगल में रहने वाले जानवर अब लोगों के घरों में घुसकर आतंक मचा रहे हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कुत्तों के हमले का खौफ अभी कम नहीं हुआ था कि अब बंदरों ने हल्ला बोल दिया है। शुरुआत बरेली से हुई, जहां खेत में काम कर रहे दर्जनों लोगों ने बंदर ने अपना निशाना बना लिया। बंदर किसी का हाथ नोच ले गए तो किसी का कान काट लिया। यह हाल सिर्फ बरेली का नहीं है, बल्कि प्रत्येक जिले में बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी प्रतिदिन 1 दर्जन से ज्यादा लोग बंदरों के द्वारा काटे जाने की खबर है। बलरामपुर अस्पताल और टीबी हॉस्पिटल में भी प्रतिदिन एंटी रेबीज डोज लेने वालों की संख्या 1 दर्जन से ज्यादा है। एक्सपर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण जानवरों के बिहेवियर में बदलाव आया है और वह हिंसक हो रहे हैं। वहीं समाज सेवियों की माने तो पहले लोग पशु सेवा करते थे। बंदर, कुत्ते और दूसरे जानवरों के लिए खाने पीने का सामान सार्वजनिक स्थानों पर रख दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है और पशु पक्षी प्यासे और भूखे हो रहे हैं और वह हिंसक हो रहे हैं। बरेली की घटना कोई नई घटना नहीं है। अयोध्या, मेरठ, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, सहारनपुर आदि शहरों में लोग बहुत पहले से परेशान हैं। कहीं बंदर फ्रिज खोलकर सामान निकाल ले जा रहे हैं, तो कहीं लोग अपने घर और व्यापारिक प्रतिष्ठान को लोहे के जाल से ढकवा रहे हैं। बरेली की घटना भी विभत्स है। घटना की भयानकता की गवाही चित्र दे रहे हैं। किस क्रूरता के साथ बंदरों ने हाथ को चबाया और चेहरे पर हमला किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो एक तरफ मंकी पॉक्स का जो डर है, तो दूसरी तरफ अलग अलग शहरों की जो आपने बात देखी, वहां बंदर जो हैं वो लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ डॉक्टर गौतम सिंह जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। इसके अलावा जयवीर मावी जुड़ गए हैं, गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हैं। शुरुआत करेंगे, सबसे पहले जयवीर मावी के पास आएंगे। जयवीर मावी, आप ही से जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद से एक मामला सामने आया है और जो पेशेंट है वो दिल्ली में एडमिट है। कहा जा रहा है मंकी पॉक्स का मामला है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मामला नहीं है, इसकी भी पुष्टि नहीं हुई। इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए शैलेंद्र, आपको मैं के न्यूज के दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं कि जो मंकी पॉक्स का जो खतरा है अब गाजियाबाद में बढ़ रहा है। गाजियाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वीकार किया है कि गाजियाबाद में 2 मंकी पॉक्स के जो मरीज हैं वो आए हैं। हालांकि अभी केवल आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, क्योंकि जो जांच रिपोर्ट है वो लेबोरेटरी भेज दी गई है और जैसे ही जांच की रिपोर्ट आएगी स्पष्ट हो जाएगा। एक मरीज अभी दिल्ली के सफदरजंग दिल्ली में भर्ती है और एक मरीज को घर पर ही इलाज कराया जा रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उस मरीज के संपर्क में है और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जो मंकी पॉक्स के जिस तरह से जो खतरा है कहीं ना कहीं बढ़ भी रहा है। वहीं जैसा कि अभी आपने कहा कि गाजियाबाद में जो की बात करें तो यहाँ पर बंदरों का आतंक भी काफी तेजी से बढ़ा हुआ है। कॉलोनियों में जो बंदर है, क्योंकि जो जानवर है जंगली जानवर है, और जो बच्चे यहाँ पर कुछ कॉलोनियों में तो बच्चों ने खेलना तक भी बंद कर दिया है। दिन के समय जिस तरह शाम ढलती है और दिन निकलता है तो उस टाइम जो बंदर है बड़ी संख्या में जो ऐसी सोसाइटीज हैं वहां पहुंचते हैं, तो वहां पर जो बंदर है उनको
पकड़ने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई तैयारी नहीं की गई है। वहीं जो मंकी पॉक्स की जिस बीमारी की हम बात कर रहे हैं, उस बीमारी का हालांकि जो इलाज है वो 8 से 10 दिन का बताया जा रहा है कि 10-12 दिन में वो इलाज के माध्यम से ठीक हो जाती है, दवाई चलती है। लेकिन जिस तरह जो मंकी पॉक्स है, कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी भी हम गाजियाबाद के लिए कह सकते हैं। जिस तरह मंकी पॉक्स के जो मरीज है, हालांकि अभी शुरुआत का दौर है और 2 मरीजों की संख्या गाजियाबाद से बताई जा रही है। जो चिकित्सा अधिकारी है वो भी स्वीकार कर रहे हैं और ब्लड रिपोर्ट जो उनकी सैंपल हैं वो जांच के लिए भेज दिए गए हैं। अब जैसे ही जांच उन लोगों की आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि उनको मंकी पॉक्स है या कोई अन्य बीमारी है। लेकिन जिस तरह शुरुआत के दौर की हम बात करें, शुरुआती लक्षणों की हम बात करें, तो शुरुआती जो लक्षण है वो कहीं ना कहीं मंकी पॉक्स के लग रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और जो मरीज है उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। डॉक्टरों की जो टीम है उनको देखरेख में, हालांकि एक मरीज को भी होम आइसोलेशन में रखा गया, उनके घर पर रखा गया है, जबकि जो दूसरा मरीज है वो LNJP अस्पताल दिल्ली में उसकी पुष्टि हुई है, उसका सैंपल दिल्ली से भेजा गया, लेकिन वो निवासी गाजियाबाद का है। हालांकि जिला प्रशासन अभी उस मरीज तक पहुंच नहीं पाया, जैसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी का फोन पर वार्ता के दौरान कहना था कि जो दूसरा जो मरीज है जिसकी रिपोर्ट दिल्ली से गाजियाबाद पहुंची है वो अभी इंट्रोगेट नहीं हुआ है, उस मरीज की पहचान नहीं हो पाई है। जैसे ही उस मरीज की पहचान होगी उसको भी तुरंत स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। वहीं अगर बात करें अन्य तैयारियों की, जिस तरह कोरोना काल में लगातार डॉक्टरों की टीम जिस तरह मेहनत की, जिस तरह जिला प्रशासन लगातार सुरक्षा व्यवस्था या अस्पताल की जो सेवाएं हैं उनको लेकर लगा रहा था, कहीं ना कहीं अब मंकी पॉक्स उत्तर प्रदेश सरकार भी इस मामले को लेकर पूरी तरह से चिंतित है और एक मंकी पॉक्स की जो बीमारी है इसका जो खतरा है वो कहीं ना कहीं एक इशारा कर रहा है कि इसके लिए प्रदेश सरकार यानी कि जो जिला प्रशासन है उसको भी पूरी तरह से तैयार होना होगा और जो मरीज आएंगे उनके तत्काल जो सुरक्षा है, जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करनी होगी। वहीं जो संक्रमण करने की जो बात की जा रही है, संक्रमण को भी रोकना होगा क्योंकि संक्रमण है तेजी से फैलता है। उन्होंने बताया कि जो मंकी पॉक्स का जो संक्रमण है एक दूसरे, हालांकि जो बताया जा रहा है शुरुआत में कि जो मंकी पॉक्स का जो संक्रमण है जानवरों के बिल्कुल, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक भी की, इसके पहले भी चिंता व्यक्त की। आपके पास लौटेंगे जयवीर हमारे साथ। डॉक्टर गौतम बने हुए सर, स्वागत है चर्चा में आपका। नमस्कार सर। डॉक्टर गौतम, जैसा कि अब मंकी पॉक्स को जो लेकर अब सरकार चिंता व्यक्त कर रही, WHO ने भी अपनी चिंता जाहिर की है क्योंकि 80 देशों में फैल चुका है। भारत की अगर बात करें सिर्फ 4 मामले हैं, क्या कितना सतर्क रहने की जरूरत है? और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मंकी पॉक्स जो है वो किसी भी तरह से जो है वो बंदरों से फैलता है, ये वहम को जो है समाज से दूर करना पड़ेगा। मंकी पॉक्स इस बीमारी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले इस बीमारी की पहचान जो है वो बंदरों में हुई थी, जबकि उन बंदरों को भी संक्रमण जो है वो लैब के जो स्क्विरल्स और रैट्स हैं उनसे लगा था, जो गिलहरी और चूहे हैं उनसे लगा था। और ये पहला मामला मंकी पॉक्स का 1950 के आसपास जो है वो आया था और लैब में जो है इसकी पुष्टि हुई थी और 1970 में इसके जो है वो मामले समाज में आने लगे। और पहला मामला 1970 में जो है वो अफ्रीका के बाहर आया था, जो अमेरिका में आया था। अब ये स्प्रेड जो है हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से इसके मामले जो यूरोप में बहुत ज्यादा आ रहे हैं। यूरोप के कई देशों में मंकी पॉक्स के मामले आ रहे हैं और इसको समझा यही जा रहा है कि कोविड के बाद जो इम्यूनिटी कम हुई है लोगों की, उसकी वजह से जो है ये मामले जो है अब तेजी से फूल पकड़ रहे हैं। और हिंदुस्तान में भी जो है अब वो 4 मामले आ गए हैं। जो दिल्ली में पहला मामला आया था, LNJP में एडमिटेड था, ये 35 साल का एक नववर्ष था, यंग आदमी था और ये जो है इसकी ट्रैवल की हिस्ट्री भी थी मिडिल ईस्ट से ट्रैवल करके ये इंडिया आया था वापस और उसके अंदर जो ये लक्षण पाए गए। तो इससे बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है और समाज में लोगों को जो है वो बहुत ही ज्यादा संयम बरतना चाहिए मंकी पॉक्स से। और ऐसा नहीं है कि जानवरों की वजह से हो जाता है, मगर साथ साथ सतर्क रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि इसमें पोटेंशियल है कि ये जो है स्प्रेड हो सकता है, समाज में लोगों को जो है वो काफी बीमार कर सकता है। और एक व्यक्ति जब बीमार होता है 10-15 दिन के लिए या आप मान लीजिए कि 15-16 दिन के लिए बीमार होता है तो उसका पूरा परिवार उसके साथ जो है वो
परेशान हो जाता है। घर में कामकाज करने वाले जो लोग होते हैं जिनको बाहर जाके काम करना है वो नहीं कर सकते, क्वारंटीन होना पड़ता है। और जितने लोग उनके संपर्क में आए हैं ये बीमारी के लक्षण आने से पहले भी, उन लोगों को भी क्वारंटीन होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो समाज में इसको ज्यादा स्प्रेड करेंगे। हमने कोविड से बहुत एक चीज सीखी है कि क्वारंटीन करना कितना जरूरी है और आइसोलेशन करना कितना जरूरी है। अगर इनिशियल केसेस को बहुत ज्यादा सावधानी से और बहुत ज्यादा सतर्कता से लिया जाए और उनको टाइमली आइसोलेट किया जाए तो समाज में ये बीमारी को फैलने से जो है वो रोका जा सकता है। नहीं तो वही हाल होगा जो यूरोप में हो रहा है। और ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि इसका स्प्रेड कैसे होता है। इसका स्प्रेड जो है वो ड्रॉपलेट से भी होता है, जैसे कोविड में हमने देखा था कि सांस के द्वारा ये स्प्रेड हो सकता है। उससे बचने के लिए जो है वो सबसे आसान तरीका है कि आप भी मास्क पहने और सामने वाला ने भी मास्क पहन रखा हो, और एक अच्छा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रखी है हमने, और हैंड सैनिटाइजेशन का जो है हम पूरा ध्यान रखें। और साथ साथ इसमें जो स्कैब्स निकल आते हैं या इसमें जो छाले जैसे बन जाते हैं, उन छालों का जो पानी होता है ये भी स्प्रेड कर सकता है। साथ साथ मुंह का जो मिकोजा होता है या सेक्सुअल ऑर्गन्स का जो मिकोजा होता है उससे भी स्प्रेड हो जाता है। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड भी हो सकता है मंकी पॉक्स, और थ्रू कांटेक्ट भी मंकी पॉक्स स्प्रेड हो सकता है। तो बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और अच्छा जो है वो मास्क पहन के रखना, इससे जो है वो हमारे बचत अच्छी हो जाएगी, हम अपने आप को बचा पाएंगे और समाज में जो है इस बीमारी को फैलने से रोक पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको अभी से जो, जैसे आपने कहा कि बंदरों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, अलग अलग जगह से घटनाएं आ रही बंदर की काटने की, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वो एक अलग इशू है ये कहना कि बंदरों से फैलता है, हालांकि जो जानवर हैं उनसे दूरी बनाए रखने को कहा गया है। हमारे साथ भरत सेठी बने हुए हैं लखनऊ से। भरत, अगर लखनऊ की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक भी की और निर्देशित भी किया है कि जितने भी अस्पताल हैं उत्तर प्रदेश में सब जगह 10 बेड जो हैं वो रिजर्व रखे जाएं, क्योंकि देश में 4 केसेस आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहता। भरत, देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में राहत भरी खबर ये है कि कोई भी मामला प्रकाश में नहीं आया है। लेकिन हाँ, देश में 4 मामले आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से ही सतर्क हो गए हैं और अब जितने भी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम्स हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को तमाम जो दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। स्क्रीनिंग की जाएगी, जो लोग बाहर से आएंगे उनके ऊपर जांच भी की जाएगी। एयरपोर्ट पर जो जहां पर मंकी पॉक्स के जो प्रभावित जो देश हैं और या फिर राज्य हैं वहां से आने पर भी जांच की जाएगी। फिलहाल अभी जो कोविड हॉस्पिटल्स थे उनमें 10-10 बेड को आरक्षित कर लिया गया है, जहां पर अगर कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो तुरंत उसको आइसोलेशन में भेजा जाएगा और उनकी निगरानी टीम उनके ऊपर निगरानी करेगी। पूरे जिले में स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था की गई है और दिशा निर्देश साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देने के बाद स्वास्थ्य विभाग की जो टीम्स हैं वो भी अलर्ट हो गई है। हमारी जब कल डीजी हेल्थ से बात हुई डॉक्टर लिली सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर कहा भी हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं, तैयारियां पूरी कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोविड में भी कहीं ना कहीं जो महामारी देखने को मिली थी वो देखने को मिली थी, कई मौतें कोविड से हुई थी। और अब कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है, लेकिन हाँ अब मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद जो प्रदेशवासी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं खौफ दिख रहा है। डॉक्टर्स का कहना है जिस तरीके से कोविड के नियमों का पालन होता है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, अगर उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में जो बीमारियां हैं जो फैलती हैं, जब मंकी पॉक्स की भी बात कर लें, उससे भी हम लोगों को बचाव देखने को मिलेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर आ गई है। योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दे दिए गए हैं स्वास्थ्य विभाग को और साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दिया है, अगर किसी की भी लापरवाही सामने आई तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर जो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीम्स हैं वो अलर्ट मोड पर और अपने जो प्रयास है जो मंकी पॉक्स को प्रदेश में आने से रोकने के लिए उन्होंने शुरू कर दिया है। जी भरत, आप बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अभिनय उपाध्याय बने हुए हैं मथुरा से, हमारे संवाददाता। अभिनय के पास भी हम आएंगे। जयवीर बने हैं गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद की अगर बात करें, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर बंदर काटने की खबरें भी आ रही हैं, लोगों में एक डर बना हुआ है, तो बंदर काटने की जो घटनाएं हैं क्या अभी हाल ही में शुरू हुई या इसके पहले से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी? जयवीर, जयवीर, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। मैं आपको बता दूं शैलेंद्र जी की जो बंदरों के काटने की जो घटनाएं कुछ दिनों से ही चल रही हैं लगातार। सोसाइटियों की जो फ्लैट्स जहां पर है वहां पर बड़ी संख्या में जंगलों से बंदर पहुंचे हुए हैं और जो
तमाम तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों में भी कहीं ना कहीं कई जगह देखा गया कि जो बच्चे हैं अब वो जो खेलते थे उन्होंने अपना खेलना बंद कर दिया है। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं उस डर से कि जो बंदर है उनके काटने से, चाहे मंकी पॉक्स की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन बंदर के काटने से घटनाएं घट रही हैं। ऐसी भी घटना गाजियाबाद में देखी गई थी जिससे बंदर के डर से बच्चे छत से भी गिरे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो बंदरों का जो आतंक है उसको लेकर लगातार स्थानीय निवासी, पुलिस के अलावा जो अन्य नगर पालिकाएं हैं या ऐसी जो अथॉरिटीज है वहां पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अभी जो बंदर है तो यहाँ पर पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। लेकिन मंकी पॉक्स की जब हम बात करें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद गाजियाबाद जनपद में एक सेंटर बना दिया गया है। उस सेंटर में 2 डॉक्टरों की टीम है, वही उनके सहयोगी भी नियुक्त कर दिए गए हैं जो मंकी पॉक्स के जो मरीज आएंगे उन मरीजों की देखरेख करेंगे, उनको इलाज करेंगे और उन पर जो नजर रखे जाएंगे। तो तमाम तरह की जो 24 घंटे की एक शेड्यूल बनाया गया है जिसमें 2 डॉक्टरों की टीम अपने सहयोगी के साथ लगातार उस सेंटर में बैठेगी जो मंकी पॉक्स के लिए मरीजों के लिए बनाए गए हैं। उनको आइसोलेशन के लिए बात करें तो जितने तमाम जो गाजियाबाद के अस्पताल, तमाम अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी अगर संख्या की बात करें तो कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं है। जनपद गाजियाबाद में अभी केवल 1 मरीज की ही पहचान हो पाई है, वो भी जब तक उसका सैंपल जो जांच के लिए गया उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी उसको भी पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन नकारा भी नहीं जा सकता क्योंकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो स्वीकार कर रहे हैं कि गाजियाबाद में मंकी पॉक्स के जो मरीज हैं वो मिले हैं। तो कहीं ना कहीं चिंता अवश्य बढ़ रही है। लेकिन जयवीर, जो मंकी पॉक्स का मामला है अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। जैसा बता रहे गाजियाबाद का जो एक शख्स है वो दिल्ली में एडमिट है, उसके सैंपल जांच के लिए गया है, तो अभी ये कहना कि पुष्टि हो गई, तो पुष्टि तो अभी फिलहाल नहीं हुई है। हाँ, सिम्टम्स जरूर हैं। गाजियाबाद में अभी 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, लेकिन पुष्टि की जिस तरह हम बात कर रहे हैं 2 मरीजों का सैंपल मंकी पॉक्स की जांच के लिए लेबोरेटरी भेजा गया है, जो उनका ब्लड सैंपल लिया गया है। अभी तक जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो सकता है कि वो मंकी पॉक्स के मरीज है या नहीं। लेकिन शुरुआतों की जो लक्षण की बात कर रहे हैं तो लक्षण कहीं ना कहीं उनमें मंकी पॉक्स के ही नजर आए हैं, जैसा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बात करने पर बताया। उन्होंने अपने बयान में बताया था कि जो 2 मरीज हैं, हालांकि 1 मरीज की अभी पहचान नहीं हो पाई है कि वो गाजियाबाद के किस स्थान पर रहने वाला है, जबकि दूसरा जो मरीज है उसकी पहचान हो चुकी है। वहां पर 2 डॉक्टरों की टीम नियुक्त कर दी गई है। वो डॉक्टर लगातार उस मरीज को देख रहे हैं। होम आइसोलेशन उस मरीज को किया गया है जिससे कि जो ये वायरस है कहीं अन्य लोगों में ना फैले। तो उसको पूरी तरह से गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, निगाहें रखे हुए हैं और जो अन्य मरीज हैं उन पर उनको लेकर भी, क्योंकि जैसा भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि जो ये बीमारी है फैल सकती है, तमाम कारण हो सकते हैं इस बीमारी को अन्य लोगों में फैलने के, तो उसे रोकने के लिए होम आइसोलेशन एक बहुत कारगर उपाय भी है। क्योंकि वैसे अगर होम आइसोलेशन में मरीज होगा तो 10 से 12 दिन में जो ठीक मरीज होने की संभावना जो बताई गई है, जो इलाज है, हालांकि कोरोना का भी 11 दिन का इलाज था, तो इसी तरीके से 12-13 दिन का ही इलाज इस मंकी पॉक्स का भी बताया गया। और जो रिपोर्ट है, हालांकि रिपोर्ट अभी कुछ टाइम लगेगा रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन जिस तरह जो सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से उसको हम पुष्टि कह भी सकते हैं कि क्योंकि जो सिम्टम्स है, बिल्कुल जो सिम्टम्स हैं वो ये बता रहे हैं कि मंकी पॉक्स के सिस्टम है। हालांकि अभी जो सैंपल है जांच के लिए भेजा गया है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। आपके पास लौटेंगे जयवीर, हमारे साथ डॉक्टर गौतम बने हुए हैं। डॉक्टर गौतम, कहा जा रहा है ये जो मंकी पॉक्स है इसके पहले एक चिकन पॉक्स होता था, उसका टीका भी लोग लगवाते हैं। कहा जाता है उसका जो टीका है वो बहुत कारगर है इस बीमारी के लिए, इसमें कितनी सत्यता है गौतम जी? मंकी पॉक्स जो ये वायरस है ये डीएनए वायरस है। हम इसको दोबारा कोविड से समझते हैं। जो कोविड का वायरस था वो आरएनए वायरस था, ये डीएनए वायरस है। तो ये डबल हेलिक्स होता है और ये एक एनवेलप, एक कैप्सूल्ड वायरस है जिसका जो बाहर का ऊपरी जो कैप्सूल होता है, चिकन पॉक्स का भी कैप्सूल कुछ इसी प्रकार का होता है। और काफी समय पहले जो स्मॉल पॉक्स का टीका भी लगता था हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में 1977 के आसपास जो है स्मॉल पॉक्स से फ्री डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को। तो लगभग पॉसिबिलिटी ये है कि जो लोग 1977 से पहले पैदा हुए हैं, यानी कि आज की डेट में 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनको हो सकता है स्मॉल पॉक्स का टीका लगाओ। तो हम ये मान सकते हैं कि जो उन लोगों के अंदर जो है इसकी कुछ इम्यूनिटी होगी और ये संभावित है कि वो लोगों के अंदर जो है ये बीमारी नहीं होगी, और अगर होगी तो बहुत ही हल्की होगी।
तो जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स का टीका लगा है, या जो बुजुर्ग लोग हैं, या जो उम्र में ज्यादा लोग हैं, हम ये सोच सकते हैं कि उनको कुछ हद तक प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि इंडिया में स्मॉल पॉक्स का टीका जो है 1977 तक लगता था। उसके बाद चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन भी इंडिया में लगता है, और जिन लगभग सभी बच्चों को चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन लगता है। तो जो बच्चों को चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन लगा है, ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर भी थोड़ी बहुत इम्यूनिटी इसकी हो। तो हम ये इसका मतलब डॉक्टर गौतम आपके कहने का मतलब जो स्मॉल पॉक्स का इंजेक्शन जो था, जो टीका था, वो ज्यादा कारगर है। हाँ, डेफिनेटली जो स्मॉल पॉक्स का टीका था वो इसके लिए ज्यादा कारगर है, जो WHO की रिपोर्ट्स बताती हैं। मगर जो जिन लोगों को चिकन पॉक्स का भी टीका लगा है, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके अंदर भी अगर डिजीज होगी तो डिजीज हल्की होगी थोड़ी सी। तो ये लोग जो है वो काफी हद तक जो है प्रोटेक्टेड होते हैं। बट अल्टीमेटली वायरस जो है वो वायरस होता है, वो अपने आप को म्यूटेट कर सकता है, और जब भी वो रेजिस्टेंस देखता है या जब भी वो इम्यूनिटी देखता है, तो वायरस जो है वो अपने आप को म्यूटेट कर सकता है, और जो है वो बहुत तेजी से स्प्रेड हो सकता है। स्मॉल पॉक्स के भी 2 टाइप के वायरसेस जो हैं आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं वर्ल्ड के अंदर, अफ्रीका के अंदर। एक वायरस जो है वो बहुत ज्यादा बीमारी फैलाता है, मतलब इंसान को बहुत ज्यादा बीमार कर देता है, और दूसरा वायरस जो है जो हल्की बीमारी फैलाता है मगर वो स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो ये 2 टाइप के वायरसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, और अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो हल्की बीमारी के और तेज स्प्रेड होने वाले वायरसेस के यूरोपियन कंट्री से आ रही हैं। तो कहीं पे भी बहुत ज्यादा बीमार करने वाला वायरस की जो है उसकी आउटब्रेक की अभी जो है वो खबर नहीं आई है। और हम ये हमेशा ही देखते हैं कि जो वायरस बहुत ज्यादा विरुलेंट होता है या बहुत ज्यादा इंसान को बीमार कर सकता है, वो वायरस बहुत लंबा चलता नहीं है। कोविड की सेकेंड वेव में भी हमने ये देखा था कि कोविड की सेकेंड वेव जो है वो बहुत घातक थी, बहुत तेजी से लोगों को बीमार कर रही थी, मगर वो बहुत शॉर्ट वेव थी और बहुत जल्दी जो है वो खत्म हो गई, और हम जो है उसके प्रकोप से जो है वो बाहर आ पाए, हम लोग सब उसके प्रकोप से बाहर आ पाए। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा। साथ साथ हमें ये देखना चाहिए जो मंकी पॉक्स है उसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि लोगों में ये जागरूकता होनी चाहिए कि शुरुआती तौर पे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो आप पहले सस्पेक्ट करें कि इस व्यक्ति को मंकी पॉक्स है या होने की संभावना है। तो उसके अंदर पहले 2 दिन तक जो है, जब किसी को जो है वो वायरस से आउटब्रेक हो जाता है और वो कांटेक्ट में आ जाता है, तो पहले 2 दिन तक जो है वो थोड़ा लेथार्जी जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब ये कि थोड़ी थकान सी, थोड़ा कमजोर सा, डाउन सा, डल सा रहता है वो व्यक्ति। और 2 दिन के बाद जो है वो बहुत तेज बुखार आता है। इसमें 2 से 4 दिन का जो पीरियड होता है उससे बहुत तेज बुखार आता है। 102 से 104 के बीच में जो है वो फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। और इस बुखार में जो है सर दर्द का होना, कमर का दर्द होना, साथ में ठिठुर, आदमी ठिठुर जाता है, ठंड जैसे लगती है इस तरह से, और बहुत ज्यादा आईज में और नोज में बर्निंग होना, आंख में और नाक में पानी का बहना। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो आ सकते हैं। साथ में जबड़े में या दांत में, मुंह की तरफ जो है दर्द होना, मांसपेशियों के खिंचाव की वजह से जो है वो दर्द हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जो है वो सिम्टम्स होते हैं पहले 4th डे तक। और उसके बाद जो है इसमें मैक्युलोपैपुलर रैशेस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम आम भाषा में छाले बोल सकते हैं। तो इसमें हल्के हल्के छाले उभरने लगते हैं, जो कि स्किन के ऊपर जो है वो उभरने लगते हैं, फेस के ऊपर आ सकते हैं, जबान के ऊपर और मुंह के अंदर जो बकल म्यूकोजा है उसके अंदर भी ये छाले आ सकते हैं। साथ साथ जो जेनाइटल एरियाज है उनके अंदर भी जो है ये छाले आ सकते हैं। तो ये छाले जो है जब 7 दिन तक जो है वो ये छाले बढ़ते रहते हैं, और 7वें दिन के आसपास जो है इन छालों में जो है वो हल्का पानी जो है वो ऐसा महसूस होता है कि इनके अंदर पानी भर गया। जैसे बर्न के बाद ब्लिस्टर हो जाता है, तो बर्न के बाद जो छाले होते हैं उसमें पानी सा भर जाता है, इसी तरह से ऐसा लगता है कि इसमें पानी भर गया। और करीब करीब जो है वो 12-13 दिन के बाद ये जो पानी है ये ऐसा लगने लगता है कि एक पस का मोटा एक पस का जो है छाला सा बन गया है। तो यहाँ तक जो है ये इन्फेक्टेड है, और जब ये पस का छाला जो है वो सूख जाता है उसके बाद यहाँ पे इन्फेक्टिव पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद ये कुल मिलाकर डॉक्टर गौतम ये माने कि जो डेथ केसेस हैं वो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुल मिलाकर डरने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं कि आपकी जान जा सकती है, इसका इलाज संभव है। लेकिन कोशिश करेगा अगर इन्फेक्टेड हैं तो जो आप बता रहे हैं कैसे अपने आप को दूरी बनाए रखना है, आइसोलेट रहना है और क्या इलाज करना है। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी बने रहिए, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है।
पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले। गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मंकी पॉक्स के जो मामले हैं वो लगातार कई देशों में फैल चुके हैं। फिलहाल 80 देशों में मंकी पॉक्स के मामले फैल चुके हैं। भारत भी काफ़ी सतर्क है और 4 मामले अब तक देश में आ चुके हैं। और कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 2 ऐसे लोग सामने आए हैं जिनमें जो सिम्टम्स हैं वो मंकी पॉक्स से पाए गए हैं। फिलहाल जो उनके सैंपल हैं वो जांच के लिए भेजे गए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इसको लेकर बैठक की है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा की है और उन्होंने कहा है कि जितने भी अस्पताल हैं वहाँ पर 10 बेड जो हैं वो रिजर्व रहेंगे अगर मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने आता है। मंकी पॉक्स के जो सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो आपको ग्राफिक्स जरिए दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। संक्रमित जानवर को छूने से हो सकता है मंकी पॉक्स। तो संक्रमित जानवर को छूने से मंकी पॉक्स हो सकता है। तो ये वो लक्षण हैं, अगर आप में पाए जाते हैं तो आपको इसको लेकर डॉक्टर के पास जाना होगा। संभावित रोगियों के नमूनों की जांच राज्य स्तर पर केजीएमयू की प्रयोगशाला में होगी। क्लिनिकल नमूनों के संग्रह और परिवहन से संबंधित अधिक जानकारी के लिए केजीएमयू के 2 चिकित्सकों का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की गई है। तो प्रदेश सरकार ने इसी पर हम बात कर रहे हैं। कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं, वापस हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अभिनय उपाध्याय जुड़ गए मथुरा से, हमारे संवाददाता, क्योंकि मथुरा में बंदरों के काटने के मामले भी आ रहे हैं। हम मंकी पॉक्स की बात तो कर ही रहे, लेकिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में बंदरों के काटने के मामले आ रहे हैं और लोगों में एक डर बन रहा है। बंदरों के काटने से वो लोग मंकी पॉक्स को जोड़कर इससे देख रहे हैं। अभिनय, मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो मामले सामने आए हैं बंदरों काटने, उसको लेकर क्या जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, मैं अगर बात करूं मथुरा अगर कान्हा की नगरी की, तो कान्हा की नगरी में बंदरों का जो आतंक है वह लगातार बढ़ता जा रहा है और एक मथुरा वृंदावन के नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है।
क्योंकि वृंदावन में तमाम श्रद्धालु बाहर से आते हैं जो कि ठाकुर बांके बिहारी के अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसे में जो बांके बिहारी मंदिर जाने वाला रास्ता है वहां तो इतनी बुरी हालत है कि जो बंदरों का जो झुंड है वो बैठा रहता है, और जैसे ही श्रद्धालु वहां से जाते हैं जिनके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ होता है वो पलक झपकते ही उस चश्मे को ले जाते हैं और ऊपर छत पर चढ़ जाते हैं। जब लोग उनको फ्रूटी डालते हैं तो तब वो चश्मे को फेंकते हैं, और अगर कोई उनसे उनके पास में जो है जाता है तो पूरा जो बंदरों का टेल है वो आक्रमण कर देता है, लोगों को घायल कर देता है। तमाम ऐसे मामले सामने आए हैं, और इससे बंदरों के आतंक से श्रद्धालु ही नहीं बल्कि जो स्थानीय लोग हैं वह भी खासे परेशान हैं, क्योंकि वहां जो वृंदावन है, वृंदावन अगर बात करें तो बंदरों का एक हब बन चुका है। बंदरों का आतंक काफी ज्यादा है, और उसको लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो खासे परेशान है। जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वह बंदरों के आतंक से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, न तो अपने छत पे अगर उनका कोई भी सामान रह जाता है उसको भी बिगाड़ते हैं, और जो वहां से जो लोग निकलते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, वह पढ़ने के लिए निकलते हैं तो उन पर आक्रमण करते हैं। और भीषण गर्मी में तो इतने आक्रमण हुए कि बहुत लोग इन बंदरों के आतंक से घायल हुए। अभी कुछ दिन पूर्व एक ऐसी घटना हुई थी मथुरा के चौक बाजार में कि जो एक महिला थी वह कपड़े सुखाने के लिए छत पे गई हुई थी, और बंदरों का इतना आतंक था कि वो कपड़े उतार रही थी, उसी समय एक बंदरों का टोल आता है और उन पर हमला बोल देता है। हमले में जो महिला है वो छत से गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। जो घायल हैं तमाम जो है बंदरों के आतंकों का शिकार हुए हैं। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने हनुमान चालीसा तक का पाठ किया है। हनुमान चालीसा के पाठ करने के उन्होंने हनुमान जी से उनकी जो शुद्धि बुद्धि है उसके लिए वो पाठ किया है कि जो बंदरों का जो आतंक है वो कैसे भी कम हो। शिकायत भी काफी की है, संबंधित जो अधिकारी है उनसे भी शिकायत की है, नगर निगम में काफी शिकायत की है, मगर उसके बावजूद है जो स्थानीय लोग हैं उनको बंदरों से कोई निजात नहीं मिली है, और स्थानीय वह जो श्रद्धालु है वह भी खासे परेशान है। जी अभिनय, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बंदर की काटने की घटनाएं लगातार आ रही हैं, वृंदावन में अक्सर हम देखते हैं तमाम श्रद्धालु जाते हैं, बंदर अक्सर परेशान करते हैं, तो वो घटनाएं और अभी की जो घटनाएं हैं क्या इसमें बढ़ोतरी हुई है? बंदरों की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है, या और भी क्षेत्रों में बंदर देखे जा रहे हैं मथुरा के अलग अलग क्षेत्रों में? जी बिल्कुल, वृंदावन में बंदरों की बढ़ोतरी हुई है, और वृंदावन की अगर बात करें तो आतंक के जो श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं वह इतने परेशान हैं कि बहुत ज्यादा कई बार जो है बंदर उनके चश्मे ले जाते हैं। जब वो चश्मे छुड़ाने का प्रयास करते हैं तो उनके ऊपर हमला बोल देते हैं, और बंदरों को जब वो फ्रूटी वगैरह या कुछ भी उनको खाने पीने की चीजें डालते हैं तभी जो है वो बंदर उनके चश्मे को देते हैं। अन्यथा कई बार तो ऐसा होता है कि बंदर चश्मे को ही लेके भग जाते हैं, लोगों पे हमला भी बोल देते हैं उस चश्मे के चक्कर में। तमाम लोग घायल हुए हैं और इनमें बढ़ोतरी हुई है, कमी कोई नहीं हुई। शिकायत हुई है मगर शिकायत पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। कह सकते हैं जो संख्या है वो एक बार फिर से बंदरों की बढ़ गई है, जिसको लेकर नगर निगम प्रशासन भी कोई अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं कर रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है ताकि जो बंदर हैं उनसे लोगों को राहत मिले। हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए, सुरेश गुप्ता हैं, पशु प्रेमी है सर, स्वागत है आपका। इसके अलावा दिलीप यशवर्धन है, सामाजिक कार्यकर्ता है। दिलीप जी आपका भी स्वागत है। दिलीप जी आपके पास आएंगे। लोगों में एक डर बन रहा है, बंदर काटने की जो घटनाएं सामने आ रही, लोग उसे मंकी पॉक्स से जोड़ रहे हैं, क्या अवेयरनेस की कमी है और क्या सरकार की तरफ से ऐसे कुछ कदम उठाने चाहिए कि अवेयर करने के लिए, ताकि आप बंदर काटने की घटनाओं को मंकी पॉक्स की जो बीमारी है उससे ना जोड़ें? ये अवेयरनेस सरकार को भी फैलानी चाहिए और मीडिया को भी फैलानी चाहिए। डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, मेरे ख्याल से डिबेट में वो ज्यादा बेहतर बताएंगे कि बंदर के काटने का और मंकी पॉक्स की बीमारी का मेरे ख्याल से आपस में कोई रिलेवेंस नहीं। और जो बंदर के काटने की घटनाएं आ रही है धार्मिक स्थलों पे, ये नई चीजें नहीं है। हर धार्मिक स्थल पर बंदर पाए जाते हैं, जहाँ भी प्रतिष्ठित स्थान है वहां पर, कोई भी बड़ा मंदिर है वहां पर इस तरीके से बंदर हमेशा से रहते हैं, और ये जो घटनाएं होती हैं ये हमेशा से रहती हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन को यहाँ पर अलर्ट होना चाहिए, और अगर आम पब्लिक जा रही, क्योंकि जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं वो उन बंदरों की इन सारी एक्टिविटीज से भली भांति परिचित होते हैं, और उनको कैसे भगाना है, कैसे डराना है, ये वो भी जानते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट होता है वो इस बात को नहीं जानता है, और टूरिस्ट को ही ज्यादातर इस बात का नुकसान होता है। तो ये प्रशासन, जो लोकल प्रशासन है, नगर निगम है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि टूरिस्ट की सुरक्षा के लिए इन बंदरों को कंट्रोल में करे।
जहां भी इस तरह की घटनाएं सामने आती है उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। नहीं दिलीप जी, अभी अभिनय से हमने कहा कि वृंदावन में काफी पहले से बंदरों की संख्या काफी रहती है, लेकिन वो कह रहे हैं एक बार फिर से और संख्या बढ़ गई है और कई सारे ऐसे क्षेत्र मथुरा में वहां बंदर पहुंच रहे हैं। हाँ ये है, ये हर धार्मिक स्थल पर आपको मिलेगा। ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर ये चीजें होती हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। और लोकल प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो इन घटनाओं को रोके, क्योंकि टूरिस्ट को कई बार बहुत नुकसान होता है। टूरिस्ट अपना प्रसाद चढ़ा के निकलता है, हाथ में मोबाइल है, हाथ में बैग है, बंदर छीन के लेके चला जाता है। टूरिस्ट इस बात को नहीं जानता है। लोकल स्थानीय लोग जो होते हैं या जो लोकल गाइड होते हैं या जो पंडित जी होते हैं, वो जरूर सतर्क कर देते हैं कि भाई संभल के निकलेगा, यहाँ पर बंदर लेके चले जाते हैं। लेकिन इन जनरल टूरिस्टों को ये बात नहीं पता होती है। या तो वैसे तो प्रशासन ने कई बोर्ड लगा भी रखे इस तरह के स्थानों पर कि बंदरों का आतंक है, कृपया सामानों की सुरक्षा करें, लेकिन इससे इतना काफी नहीं है। सिर्फ बोर्ड लगा देने से काम नहीं चलेगा। वन विभाग के लोगों को इन बंदरों को पकड़ के वहां से हटाना भी चाहिए। और अगर इस तरीके के बंदर खुखार हो जाएंगे, वो किसी भी तरह की जान माल बिल्कुल, जब लोकल प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता है तो लोग नए नए उपाय निकालते हैं, और जब लोग बंदरों को भगाने का प्रयास करते हैं तो लोग हिंसक भी हो जाते हैं। उससे बंदरों को भी चोट पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है, बंदर भी घायल हो जाते हैं। हमारे साथ पशु प्रेमी बने हुए हैं सुरेश गुप्ता जी। सुरेश जी, आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, जब बंदर नुकसान पहुंचाते लोगों को, लोकल प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं करता है, तब फिर लोग बंदरों को फिर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसको कैसे समझें? मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं एक बार मेरा चश्मा खुद ले गए वो बंदर, और मुझे डालनी पड़ी, फ्रूटी देनी पड़ी। फ्रूटी देने के बाद तब मेरा वो चश्मा वापस आया। तो एक तो ये मेरा पक्ष है। दूसरा जो पक्ष आपने पूछा कि बंदरों का आतंक, ये बात सही है, बंदरों का आतंक है तो जिला प्रशासन की ये इस पे कमी है। जिला प्रशासन की इच्छा शक्ति की कमी है। देखिए, धार्मिक भावना तो होती है, लोग कहेंगे कि भाई बंदर ना पकड़े जाएं जो धार्मिक भावना के लोग हैं, मगर उनसे अनुरोध किया जा सकता है, जिला प्रशासन अगर इच्छा शक्ति कर ले तो उन बंदरों को पकड़कर कहीं अन्यत्र थोड़ा करके। और एक और बता दें, हमने तो सुझाव दिया, क्योंकि मैं SPCA का भी मेंबर हूँ, मैं तमाम गौशालाएं भी हम चलाते हैं, और मैं यूपी का गौशाले का भी सेक्रेटरी हूँ। तो मैंने सरकार को अनुरोध किया था कि इनका एक कोई ऑपरेशन भी किया जाए, जिससे कि इनकी जनसंख्या, जैसे कुत्तों के साथ किया जा रहा है, कि उनकी जनसंख्या करने के लिए नसबंदी की जा रही है कि उनकी जनसंख्या कम हो। अगर इसी तरह बंदरों के भी कुछ अनुपात में कोई इंजेक्शन लगाया जाए जिससे जनसंख्या इनकी कम हो, तो उसका ये भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। मेरा एक सोच है जी। डॉक्टर गौतम के पास आएंगे, वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि डॉक्टर गौतम, जैसे ये बता रहे हैं सुरेश जी कि जैसे एक ऑपरेशन चलाते हैं ताकि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी संख्या पर नियंत्रण पाया जा सके, क्या उस दिशा में बंदरों को लेकर भी ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए? फिर बंदर किस स्पेशल सीजन में बाहर निकलते हैं, जैसे बारिश सीजन है तो उस वक्त ज़्यादा संख्या इनकी शहरी क्षेत्रों में नजर आती है? डॉक्टर गौतम। शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बंदर हमारे इलाके में नहीं आ रहे, हम बंदरों के इलाके में गए हैं। हम लोगों ने जो है वो जंगल काट के जो है वो मकान बनाए हैं। तो पहली चीज तो ये है, मगर डेफिनेटली जो बंदरों की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, और उसके लिए जो है जो लोकल प्रशासन है वो डेफिनेटली कदम उठा सकता है। इन बंदरों की जो है नसबंदी की जा सकती है, जिससे कि जो है वो जनरेशन जो कम हो जाए, बंदरों की संख्या जो है वो कम हो जाए। तो ये संभव है। इसके साथ साथ चैलेंज जी, हमारे को समझने की ये भी जरूरत है कि खतरा हमें किस चीज से है। खतरा हमें इस चीज से है कि अभी तो हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की हम बात कर रहे हैं, जो मंकी पॉक्स के अंदर देखा जा रहा है, मगर ह्यूमन टू एनिमल और एनिमल टू ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। तो अगर जो है ये मान लीजिए ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसमिशन होता है और बंदरों के अंदर जो है ये बीमारी आ जाती है, और फिर उसमें से ये लोगों में दोबारा ह्यूमंस में स्प्रेड होने लगती है, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जबकि बंदर जो एक नेचुरल रिजर्वायर नहीं है इस वायरस का, क्योंकि इस वायरस का जो नेचुरल रिजर्वायर है वो चूहे और गिलहरियां हैं। तो हमारे को चूहे और गिलहरियों की संख्या भी कंट्रोल करनी पड़ेगी। साथ साथ हमें समझना ये पड़ेगा कि अगर हमारे से या किसी भी रोडेंट से बंदरों में ये इन्फेक्शन चला जाता है, तो ये बंदरों से भी फिर हमारे को लग सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे जरूरी चीज अभी जो हो जाती है वो ये हो जाती है कि हमारे को जो है अपना स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड रोकना पड़ेगा।
जबकि ये बीमारी जो है बहुत घातक नहीं है शैलेंद्र जी, जैसा आपने भी बताया। मगर समाज में हमें समझना ये पड़ेगा कि अगर 2, 4, 6, 8, 10 केसेस आते हैं या 100, 150, 1000 केस आते हैं तो हम जो है उसको संभाल सकते हैं। मगर अगर लाखों की संख्या में रोज केस आने लग गए तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और फिर हमारे को जो है सिंपल बुखार की वजह से मोर्टेलिटी हो जाएगी, डेथ बुखार की वजह से हो जाएगा, सिंपल कोई फैसिलिटी ना मिलने की वजह से जो है डेथ हो जाएगी, जो कि हमने कोविड की सेकेंड वेव में देखा। सबसे खतरनाक चीज ये थी कि इतनी जल्दी और इतनी ज्यादा संख्या में लोग आ रहे थे कि हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि हम उनकी मदद कर सकें। तो इसलिए हमारे को बहुत जरूरी है इस स्टेज के ऊपर, जिस डॉक्टर गौतम ये माने कि जो बाकी 80 देश हैं, कहा जा रहा 80 देशों में ये फैल चुका है मंकी पॉक्स, भारत की आबादी बहुत है, तो भारत को खास एहतियात बरतने की जरूरत है कि अगर भारत में आता है तो ये बहुत तेजी से फैलेगा। मगर भारत में साथ साथ जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे फायदे में क्या चीज है, हमें ये भी समझना चाहिए। हमारे जो 45 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं लगभग वो वैक्सीनेटेड हैं, 80% लोग वैक्सीनेटेड हैं स्मॉल पॉक्स से। तो अभी भी जो ये देखा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड है स्मॉल पॉक्स से, उनके अंदर ये बीमारी बहुत ही हल्के रूप में हुई है और ज्यादा बीमार नहीं हुए हैं वो लोग। तो हम उस हिसाब से ये सोच सकते हैं कि हम थोड़े बहुत प्रोटेक्टेड हैं। मगर फिर भी अगर जो है हम ये देखें कि हिंदुस्तान तो एक जवान देश है, एक यंग देश है और मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो 25 साल से कम उम्र की है। तो अगर ऐसे के अंदर जो है वो स्प्रेड हो जाता है, कम्युनिटी स्प्रेड हो जाता है, तो हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारी जो यंग नस्ल है वो बीमार होती है और ये बहुत ही ज्यादा किसी भी देश के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कम्युनिटी स्प्रेड को इस समय पे रोकना, और ये समझदारी, सूझबूझ और अच्छी प्लानिंग से ही हो सकता है। इसमें सारे सामाजिक तत्व जो हैं, सारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो गांव के जैसे कि समझदार होते हैं, पंचायत के लोग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, प्रशासन होते हैं, इन सबको मिलजुल कर इसकी अवेयरनेस करनी पड़ेगी। मीडिया ने जो है कोविड के टाइम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कोविड अवेयरनेस करने का। उसी तरह से मीडिया को दोबारा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके जो है समाज के अंदर इसकी एक अवेयरनेस देनी पड़ेगी, जिससे कि लोग सतर्क रहें और उनको ये पता रहे कि उनको अपना बचाव करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है और अपना बचाव कर सकें। डॉक्टर गौतम, जैसा आपने कहा कि स्मॉल पॉक्स जो वैक्सीन थी वो बहुत पहले लगाई गई थी, इसका मतलब कि जो 40+ हैं उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, जो अंडर 40 जनरेशन है उनको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि बीमारी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि शायद आपकी डेथ हो जाए। मगर डरने की जरूरत कहाँ पे, अगर बहुत सारे लोगों को इकट्ठे बीमारी होने लगी तो हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमारे को स्प्रेड तो रोकना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि जो 45 ईयर से ऊपर के लोग हैं वो कहें कि जी मेरे को तो कुछ नहीं हो सकता, मैंने तो कुंदन कवच पहन रखा है, अब बीमारी आ जाए तो आ जाए। तो इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखते हुए हमें समझदारी से चलना पड़ेगा कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, हम अपना मास्क जो है वो पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और हम जब भी बाहर जाएं तो हमें ये केयरफुल रहना चाहिए कि आज भी जो है वो वायरसेस जो है वो हवा में हैं, आज भी वायरसेस ड्रॉपलेट में हमारे को लग सकते हैं और हमें अपना बचाव खुद करना पड़ेगा। और इसकी नॉलेज जो है वो मीडिया प्रशासन लोगों को देता है। बिल्कुल, सरकारी तरफ से और मीडिया की तरफ से अवेयर करने की बहुत जरूरत है। जयवीर के पास आएंगे। जयवीर, जैसा आप गाजियाबाद को लेकर बता रहे थे कि बंदर काटने की घटनाएं बहुत ज्यादा वहां पर आ रही हैं, लोगों में एक भ्रम है, लोग मंकी पॉक्स जो नाम है इस बीमारी का उससे मंकीज को जोड़ रहे हैं, जो मंकीज इस वक्त लोगों को परेशान कर रहे हैं। देखिए शैलेंद्र, मैं बता दूं कि जिस तरह जो नाम बीमारी का है मंकी पॉक्स, आम लोगों को, जैसा कि डॉक्टर गौतम जी ने भी कहा है कि जागरूकता की अति आवश्यकता है, क्योंकि मंकी पॉक्स है तो साधारण भाषा में लोग, क्योंकि जो इसका जो प्रभाव है कहीं ना कहीं जानवरों से है, चाहे गिलहरी हो या अन्य कोई भी जानवर हो, तो कहीं ना कहीं जानवरों को एक प्रचार करने से भी कि जो जानवरों से मंकी पॉक्स की बीमारी होती है तो साधारण आम जन है उनके दिमाग में सीधा एक संदेश जाएगा कि बंदर के काटने से भी हो सकता है। हालांकि बंदर भी एक जानवर है और बंदर से भी मंकी पॉक्स की बीमारी फैल सकती है, क्योंकि अगर बंदर प्रभावित है या उसको, जैसा कि डॉक्टर गौतम जी ने बताया कि यदि किसी प्रभावित व्यक्ति को बंदर काट ले तो कहीं ना कहीं उस बंदर में वो संभावना हो सकती है, उसका जो प्रभाव है मंकी पॉक्स की बीमारी का हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि मंकी पॉक्स का नाम मंकी पॉक्स है, लेकिन वो बंदर के काटने से नहीं होता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको लेकर लोग जो जागरूकता है, जैसा अभी भ्रमित है कहा गया है कि जो
मास्क है वो अभी भी आवश्यक है। मास्क लोगों को लगाना चाहिए। हालांकि हम बाजारों की बात करें या आम जनता की बात करें या कहीं भी अब हम बात करें तो मास्क से पूरी तरह से पाबंदी हटी हुई है। मास्क प्रयोग करने की कहीं पर कोई मतलब पाबंदी नहीं है कि आपको मास्क लगाना होगा। कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना होगा, मास्क का प्रयोग करना होगा। और मंकी पॉक्स जो एक बीमारी है इसको लेकर ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। केवल एक संदेश लोगों तक होना चाहिए कि जो मंकी पॉक्स की बीमारी है ये 12 से 13 दिन में खत्म हो सकती है, जानलेवा बीमारी नहीं है। हाँ, अगर ज्यादा मरीज इस बीमारी के आएंगे तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उसको असुविधा होगी और आम लोगों को भी असुविधा होगी। हालांकि जो बंदरों की हम बात कर रहे हैं तो काफी तादाद में जो बंदर है, कहीं ना कहीं उनकी जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। गांव हो या फिर शहर हो, सभी जगह बंदरों के वही हालात हैं। बंदरों की जो भीड़ है एक साथ रहती है और कहीं ना कहीं जो चाहे अपनी भूख मिटाने के लिए या फिर बंदर को भी डर होता है इंसान से कि कहीं इंसान उस पर हमला ना कर दे, तो कहीं ना कहीं अपने बचाव में ये माने कि बारिश का जो सीजन होता है, बारिश के मौसम में ये शहरी क्षेत्रों में ज्यादा संख्या में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जो जंगल है वहां पर पानी से जो बारिश है वहां पर बचाव नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं जो सोसाइटीज है या गांव है वहां पर बंदरों का इस मौसम में कहीं ना कहीं प्रकोप बढ़ जाता है। और अगर हम बात करें तो अभी लगभग 2 से 3 महीने जो बंदरों की संख्या होगी सोसाइटी या आवासीय जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा होगी। उसके बाद जैसे सर्दी आएगी तो कहीं ना कहीं सर्दी भी एक प्रभावित करती है, लेकिन फिर भी बंदरों का जो आतंक है कहीं ना कहीं जो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो बंदर को रहने के लिए जगह चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे। तो जो बंदर जहां पर एक बार पहुंच जाते हैं, इनकी जो टीम होती है, एक तरह से कहा जा सकता है कि जो काफिले में जो बंदर चलते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वहीं उसी सोसाइटी के एक तरह से स्थायी निवासी हो जाते हैं। और लोगों को और बंदरों की जब जो भीड़ होती है कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं जब उनको भगाते हैं या फिर जो लगातार उनको जब वहां से भगाया जाएगा तभी वो बंदर वहां से अपना स्थान बदलते हैं। नहीं तो बंदर जहां एक बार पहुंच जाता है वहीं पर वो रहना चाहता है उस माहौल में ही। फिर क्योंकि अगर सोसाइटी की बात करें वहां पर तमाम जो सोसाइटी के जो फ्लैट होते हैं उनमें छज्जे होते हैं, उन छज्जों के नीचे वो अपना जो बचाव करते हैं धूप हो या फिर सर्दी हो। कहीं ना कहीं जो एक संख्या है ये संख्या भी अपने आप में चिंता का विषय बन रही है। चाहे स्ट्रीट डॉग की बात करें, जिस तरह एक बार स्ट्रीट डॉग का जो चला था अभियान, तो कहीं ना कहीं जो बिल्कुल स्ट्रीट एनिमल्स जो हैं वो उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेकर प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सुरेश जी, अगर जो स्ट्रीट डॉग्स की बात करें या बाकी एनिमल्स की बात करें, उनकी संख्या अगर बढ़ती है और प्रशासन जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता है तो उस दिशा में क्या और करना चाहिए एज ए सिटीजन? हम और क्या कोशिश करें ताकि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे? प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए और प्रशासन के ऊपर है शासन को इच्छा शक्ति और निर्देश जारी करना चाहिए कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बंदरों के द्वारा जो घायल हो रहे हैं, बंदर काट रहे हैं, जो चश्मे की घटना अभी जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे मथुरा की, तो बताया हमने आपको इसके पूर्व भी बताया कि मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ कि मुझे जब फ्रूटी देनी पड़ी तब मेरा चश्मा मिला, तो मुझे उसका नहीं गम है, मगर एक निवेदन करना होगा। मैं एनजीओस को भी तैयार करना होगा, एनजीओस से भी निवेदन करना होगा कि इस तरह के जो बंदर हैं उनको पकड़कर कहीं ऐसी जगह अन्यत्र ले जाएं, जंगलों की ओर। ऐसा नहीं है कि जंगल से वो बाहर आ रहे हैं, ये शहर में ही अनुपात बढ़ रहा है, क्योंकि उनका जो प्रजनन है वो तो शहर में भी वो रहते तब भी होगा, तो ये शहर में भी बढ़ रहे हैं, देहात में कम है लोग। ये आप पता नहीं कैसे चर्चा कर रहे हैं। मैं तो पूरा घुमा करता हूँ, मैं गौशाले का पूरा यूपी का सेक्रेटरी हूँ, मैं तो गांव घुमा करता हूँ। शहरों में ये संख्या बहुत बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए हमें इच्छा शक्ति जिला प्रशासन की बहुत जरूरत है। मेरा जो अनुभव है बिल्कुल, और डॉक्टर साहब तो अनुभवशील व्यक्ति हैं, ये बताएंगे क्या वो ऑपरेशन किए जा सकते हैं बंदरों के। बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी कहा है कि हाँ इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए, प्रशासन को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दिलीप यशवर्धन हमारे साथ बने हैं। दिलीप जी, अगर प्रशासन ठीक से अपना काम नहीं करता तो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या उनको अपनी भूमिका निभानी होगी, उनको आगे आना होगा इस दिशा में? शैलेंद्र जी, बिल्कुल आगे आना होगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें एक चीज ध्यान रखनी होगी कि अल्टीमेट जो पावर है या अल्टीमेट जो कानून का कंप्लायंस है वो सरकार के हाथ में ही है। जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, जो सामाजिक व्यक्ति है, वो सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है।
लेकिन बंदरों ठीक को बात कह पकड़ रहे हैं। करके किसी स्थान पर रख नहीं सकता है, या बंदरों की नसबंदी वो नहीं कर सकता है। जैसा कि सुरेश जी ने कहा, सुरेश जी या मैं या कोई भी सामाजिक व्यक्ति सरकार को सलाह दे सकता है, सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर सकता है और उनकी सहायता कर सकता है, लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो एंड रिजल्ट अल्टीमेटली सरकार के हाथ में ही है। और जैसे बंदर किसी आदमी को काट ले या कोई जानवर किसी आदमी को काट ले तो वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अगर आदमी किसी जानवर को मार देता है तो वो हमारे यहाँ ऑफेंस माना जाता है, वो अपराध माना जाता है। हमारे एनिमल प्रोटेक्शन को लेकर के बहुत सारे लॉ बने हुए हैं। तो ये लॉ को एग्जीक्यूट करने की जो पावर है वो अल्टीमेटली सरकार के पास है, वो हमारे या किसी व्यक्ति के पास नहीं है, किसी इंडिविजुअल के पास नहीं है। तो सरकार को ही इसमें कदम आगे बढ़ाना होगा, और सरकार जब भी इन चीजों को लेकर कदम आगे बढ़ाती है तो बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, एनजीओज हैं जो एनिमल्स के प्रोटेक्शन पर काम करती हैं, एनिमल्स को रखरखाव का काम करती हैं और सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस चीज को आगे बढ़ाने का काम भी करती हैं, ताकि जानवरों की भी सुरक्षा हो। बिल्कुल, और जानवरों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और खुद की सुरक्षा तो जरूरी है ही। कभी कभी हम देखते हैं अगर जानवर आपको नुकसान पहुंचाता है तो आप भी इतने हिंसक हो जाते हैं कि आप भी उस पर उसको चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। उसे समझ नहीं, आपको समझ है। समय कम है, भरत सेठी के पास आएंगे। भरत, लखनऊ की अगर बात करें, एक बात मैं एक पॉइंट करना चाहता हूँ, बस एक पॉइंट जी। कम शब्दों में चाहेंगे सुरेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए, समय हमारे पास बहुत कम है। एसपीसीए सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने एसपीसीए हैं, आप इस पर भी सर्वे करा लीजिए। ये गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ सरकार की इच्छा शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो एसपीसीए है वो जानवरों की रक्षा के लिए होता है। कानपुर में है एसपीसीए, बहुत अच्छा चल रहा है, परंतु और अन्य जिलों में नहीं है। वहां पर बनवाना चाहिए शासन को, और वहां पर बंदरों पर रखकर उनका इलाज करना चाहिए, उनके ऑपरेशन करना चाहिए, और जो भी व्यवस्था है वो करनी चाहिए शासन को। बिल्कुल, हमारी कोशिश रहेगी आपकी बात जो है वो शासन तक पहुंचे। हमारी भी कोशिश रहेगी सरकार इस दिशा में काम करे। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक की है मंकी पॉक्स को लेकर कि हर अस्पताल में 10 बेड रिजर्व रहेंगे, अब इसी दिशा में उनको ये कदम उठाना होगा। जो स्ट्रीट्स एनिमल्स हैं, चाहे वो डॉग्स हों या फिर मंकीज हों या फिर बाकी एनिमल्स, उनको उनकी संख्या को कैसे कम किया जाए उस पर भी प्रयास करना होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। तो बात कर रहे थे मंकी पॉक्स की जो बीमारी है, जो केसेस हैं देश में फिलहाल 4 है, लेकिन बाकी देशों की बात करें 80 देशों में इनके मामले फैल चुके हैं। उधर बंदर के काटने की घटनाएं भी लगातार आ रही हैं। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। हाइड्रोजन को पढ़ा, ऑक्सीजन को पढ़ा, दोनों को मिलाकर बनते पानी की केमिस्ट्री को भी पढ़ा। लेकिन जब से हैप्पीनेस क्लास में इनर हैप्पीनेस से जुड़ा, तब रिश्तों की केमिस्ट्री को समझा। फ्रेंडशिप से लेकर फैमिली तक की केमिस्ट्री आई समझ। पढ़ाई में भी अब लगता है खूब मन, जीने में आ रहा है आनंद ही आनंद। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नज़दीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल।
मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ के तौर पर अपना सुनहरा भविष्य चाहते हैं तो 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं देने वाला चांदनी स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल सेंटर विकास नगर, लखनपुर कानपुर व चांदनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग बसोसी, न्यू शिवली रोड, कल्याणपुर, कानपुर देहात आज ही ज्वाइन करें। रजिस्ट्रेशन ओपन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Class 12 ISC board result for 2022 is declared. Here are the initial response of City Montessori School high scorer hot off the CMS multimedia post results. Out of 18 ISC national toppers 2022, scoring 399 marks out of total of 400 marks, which is 99.75%. 7 are from Uttar Pradesh. 5 are from Lucknow, out of which 4 students are from CMS. Heartiest congratulations to both of you. What's your good name? Mohammad Kaif Khan. What's your good name, dear? Astha. Astha. So,